इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी उसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है बच्चों, ये आइए इसको सीखते हैं। इसके लिए यहां पर एक ट्यूब मान लीजिए, हमारे पास एक ट्यूब है ये, और ये ट्यूब इस तरीके से है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। यहां पर इसकी जो रेडियस है वो तो मान लीजिए कितनी है, r1 है। यहां पर इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, r2 है। और इसके अंदर जब जो है आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहां पर जो एक वाटर की जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी उसको मान लीजिए v1 है। यहां पर वाटर जो फ्लो करेगा उसकी स्पीड कितनी है, v2 है। जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया बदलता है वहां वाटर की स्पीड क्या होती है बच्चों, बदल जाती है। तो इस इक्वेशन में यह कहा जाता है बच्चों कि जितना वॉल्यूम एक सेकंड में इसमें एंटर करता है उतना वॉल्यूम वाटर ही इससे क्या होता है, बाहर निकलेगा। कितना एंटर करेगा कितना बाहर निकलेगा वो डिपेंड प्रेशर डिफरेंस के ऊपर ही करता है। तो प्रेशर डिफरेंस से ही पता लगता है मेनली वो भी। लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस इसका मोस्टली क्या रहता है, इसकी विस्कोसिटी 0 है। लेकिन जब इसमें ये फॉलो करता है तो इसमें क्या होता है कि जितना वॉल्यूम वाटर एंटर करेगा उतना वॉल्यूम वाटर बाहर निकलेगा। तो उससे फॉर्मूला आपके पास में बनता है क्या, कि एंटरिंग वॉल्यूम इक्वल टू लीविंग वॉल्यूम। ये V आपके पास में वॉल्यूम है यहाँ पर V2, यानी कि जितना वॉल्यूम इसमें एंटर करेगा उतना वॉल्यूम वाटर ही इसमें से क्या होगा, बाहर निकलेगा, आउट होगा। तो जितना वॉल्यूम एंटर किया उतना वॉल्यूम वाटर ही बाहर निकल गया। और वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं आप, वॉल्यूम को निकाला जाता है एरिया इनटू कितना एक टी टाइम में डिस्टेंस चलता है, वो मान लीजिए x1 डिस्टेंस चलता है t1 टाइम में, और इधर एरिया है a1। इधर कितना लिखेंगे वॉल्यूम को, a2 इंटू x2। दोनों तरफ अगर t से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को तो ये आपके पास बन जाता है a1 v1 बराबर a2 v2। मतलब क्या है इसका, ये जो इक्वेशन आपके पास में है इसको आपने लिखी है a1 इंटू वी1 बराबर a2 इंटू वी2। a1 मतलब पहले एंड पे क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां पर v1 का मतलब यहां पर स्पीड कितनी है, a2 का मतलब दूसरे एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया, और v2 का मतलब दूसरे एंड पे कितनी वाटर की स्पीड है। तो ये आप यहां से लिख सकते हैं इस बात को कि इसमें a और v जो a1 v1 a2 v2 के बराबर है, तो इसका मतलब a और v का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। यानी कि स्पीड जो होगी अगर निकालना हो तो वो एरिया क्रॉस सेक्शन के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जहां पर क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पर स्पीड क्या होगी, कम होगी। यानी कि अगर आपके पास किसी इक्वेशन में a1 a2 में, जैसे यहां पर उस इक्वेशन में a1 ग्रेटर देन a2 है, जहां रेडियस ज्यादा है वहां एरिया भी ज्यादा होता है। रेडियस से एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। तो यहाँ एरिया ज्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है। तो जहां एरिया ज्यादा होगा यहाँ पर स्पीड कम होगी, और यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्पीड जो है वाटर की वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो v1 v2 में v1 पे कम होगी, v2 पे क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां एरिया कम होगा वहां पर स्पीड बढ़ जाएगी वाटर की, क्योंकि उतने ही टाइम में उतना ही वॉल्यूम वाटर बाहर निकलना है, तो वाटर तेजी से बाहर निकलेगा। तो इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे सवाल इसके ऊपर आते हैं आइए उनको जान लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है ये इसके ऊपर, क्या है न्यूमेरिकल में, जैसे एक ट्यूब है ये, यहां पर तो इसकी रेडियस मान लीजिए कितनी है, r है, और यहां पर जो रेडियस है वो कितनी है, मान लीजिए r/3 है। तो इससे क्या होगा,
यहां पर मान लो स्पीड गिवन है कितनी, v1 आपको लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर जो स्पीड है v1 वो आपको गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से कितना पानी बाहर निकलेगा वो आपको फाइंड करना है। यहां से पानी जो बाहर निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी है। तो कैसे इसको हम सोल्व करते हैं बच्चों, तो अभी जो कंसेप्ट आपने इसमें सीखा है उसी कंसेप्ट का आपको यूज करना है। क्या यूज करेंगे, यहां का a1 और यहां का v1 बराबर होगा यहां का a2 और यहां के v2 के बराबर। तो a1 इंटू v1 बराबर आप लिखते हैं क्या, a2 इंटू v2, ये आपके पास में है। तो a1 यहां पर कितना है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहां पर r है। v1 कितना है यहां पर 10 आपके पास गिवन है। a2 वहां पर कितना होगा, पाई रेडियस कितनी है r/3 का स्क्वायर करेंगे r²/9 इंटू v2 आपको फाइंड करना है। तो इसको जब बच्चों बैलेंस करते हैं देखिए अब क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो कट जाता है, इधर बचता बच्चों 10, इधर कितना v2/9, तो v2 कितना हो जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, जो आपको सोल्व करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल अक्सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर पूछे जाते हैं। अब इसमें सीखेंगे हम बर्नौली थ्योरम का मतलब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों बर्नौली थ्योरम, जेईई मेंस में अक्सर सवाल इसके ऊपर आते हैं। जितना इंपॉर्टेंट, जैसे आपने वो टर्मिनल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा है, जिस तरह से उसके ऊपर एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं, तो उतना ही इंपॉर्टेंट बर्नौली थ्योरम भी है। तो बर्नौली थ्योरम क्या होती है, आइए उसको भी हम सीखते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या होती है, बर्नौली थ्योरम, इसको भी समझते हैं। इसके लिए भी जो डायग्राम जैसे अभी आपने बनाया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, उसी तरह का डायग्राम आप एक बनाएंगे। यहां पर एक ये ट्यूब है, इस ट्यूब में इधर का एरिया तो मान लीजिए a1 है, इधर का एरिया क्या a2 है, और इसके अंदर क्या कर रहा है बच्चों, इसके अंदर ये आइडियल लिक्विड यहां पर फ्लो कर रहा है। तो यहां तो इसकी स्पीड जो होती है v1 मान लो, यहां पर जो इसकी स्पीड होती है वो कितनी है बच्चे, वो v2 मान लो। यहां स्पीड v1 है, यहां स्पीड v2 है। तो बर्नौली थ्योरम में होता क्या है, बर्नौली थ्योरम एक तरह से ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है। अगर किसी ट्यूब के अंदर कोई वाटर या लिक्विड फ्लो करता है, आइडियल लिक्विड, तो उसके पास में सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो तीन तरह की एनर्जी यहां पर होती है। एक तो जब वाटर फ्लो करता है, फ्लो करने का रीजन आपको मालूम है प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण जितना भी वर्क होता है, जितनी भी एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। दूसरा होता है कि जब वाटर फ्लो करेगा तो मोशन के कारण उसके पास में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और वाटर कितने लेवल पे है ग्राउंड से, उसके कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो वाटर जब फ्लो करता है उसके पास में तीन तरह की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों एनर्जी को जब हम ऐड कर देते हैं, इनको मिलाकर के कहा जाता है टोटल एनर्जी। तो बर्नौली ने इस बात को बताया, जैसे कोई भी बॉडी अगर हम ऊपर से फ्री फॉल कराते हैं तो नीचे आते समय या नीचे से ऊपर जाते समय किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक ऐसे ही अगर किसी ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो करता है, किसी नॉन यूनिफॉर्म शेप की ट्यूब हो, कैसी भी शेप की ट्यूब हो, उसमें अगर वाटर फ्लो करने लगे तो वाटर फ्लो करते समय उसी किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप टोटल एनर्जी निकालेंगे तो वो क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहती है। बच्चों इस कंसेप्ट का यूज किया, बहुत से साइंटिस्ट ने इससे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। आपको मालूम होगा ये बात कि इतना बड़ा हवाई जहाज
आसमान में लोहे का जहाज आपको लेकर के कैसे उड़ जाता है, वो केवल और केवल इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि जब भी कोई बॉडी चलेगी, फ्लो करे, जैसे वाटर फ्लो करता है ऐसे ही एरोप्लेन हवा में उड़ता है। तो जब एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो उड़ते समय वहां पर भी कौन सा कंसेप्ट काम करता है बच्चों? बर्नौली थ्योरम का ही कंसेप्ट होता है। उसका शेप इस तरह से डिजाइन किया जाता है, देखो हवा में अगर कोई बॉडी है तो नीचे को तो वेट लगेगा, नीचे को वेट होगा तो ऊपर को भी कोई फोर्स लगना चाहिए, ऊपर को जो फोर्स लगेगा अगर वो वेट को बैलेंस करेगा तभी वो आगे मूव कर सकती है, तभी वो वहां पर बैलेंस स्टेट में रह सकती है, नहीं तो क्या होगी? डाउनफॉल हो जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं, उसका डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है कि नीचे की तरफ उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी कम रहे एरोप्लेन के। जब हवा सामने से आती है, विंड सामने से आती है तो नीचे की तरफ काइनेटिक एनर्जी कम होती है हवा की, जिसके कारण नीचे प्रेशर ज्यादा होता है। ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जो ऊपर प्रेशर कम होता है। तो नीचे प्रेशर, जहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर एनर्जी कम होगी, जहां प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो नीचे की तरफ काइनेटिक एनर्जी कम है तो नीचे प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके कारण हाई प्रेशर डेवलप होता है, ऊपर कम प्रेशर होता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ को एक लगातार एयर में थ्रस्ट लगता रहता है एरोप्लेन के ऊपर, जो उसके वेट को लगातार बैलेंस करता है। और इसी कंसेप्ट का यूज करके जितने भी ये हमारे पास में फ्लाइट्स हैं, जितने भी जेट्स हैं, इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके सारे के सारे फ्लाई करते हैं। तो यहां पर पहले हम इस बात को सीख लें बर्नौली थ्योरम में कि जब भी कोई लिक्विड ये फॉलो करेगा तो इसके पाथ के किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे आप यहां की बात कर लें, चाहे आप यहां की बात कर लें, यहां की बात कर लें, किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहां की बात कर लें, इस पॉइंट की बात कर लें, किसी भी पॉइंट के ऊपर जब टोटल एनर्जी अगर आप निकालते हैं तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो लिक्विड है ये कैसा होना चाहिए बच्चों? ये आइडियल लिक्विड होना चाहिए। आइडियल लिक्विड होना चाहिए। आइडियल लिक्विड किसको बोलते हैं? आइडियल लिक्विड वो लिक्विड जो नॉन विस्कस हो, नॉन कंप्रेसिबल हो। ऐसा लिक्विड जब किसी ट्यूब में फ्लो करता है, और फ्लो भी कैसा होना चाहिए? ये स्ट्रीम लाइन। पहले वाले केस में लेमिनर था, पॉजिली वाले केस में इसमें स्ट्रीम लाइन होना चाहिए। स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है? जब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक ही पाथ को फ्लो करते हैं तो उसको स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। तो क्या है इसका मतलब? जब कोई आइडियल लिक्विड स्ट्रीम लाइन फ्लो में होगा तो इसके पाथ के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी हो तो वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस स्टेटमेंट का क्या नाम होता है बच्चों? इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? बर्नौली थ्योरम। तो यहां पर सभी पॉइंट पे इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, तो यहां पर इसको लिख सकते हैं। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। इस बात को लिख सकते हैं कि बर्नौली थ्योरम जो है, शॉर्टकट में लिख दें बीटी, इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, ये आपने पढ़ा ही होगा बच्चों। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एक एनर्जी अगर कम होती है तो दूसरी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे एरोप्लेन के केस में नीचे काइनेटिक एनर्जी कम है तो प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी, ऊपर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन सब एनर्जी का जो सम होगा उसको टोटल एनर्जी बोलते हैं, और टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां पर जब वाटर फ्लो करता है उसके पास में तीन तरह की एनर्जी है। कौन कौन सी एनर्जी है बच्चों? एक तो होती है प्रेशर एनर्जी, दूसरी एनर्जी का नाम होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, तीसरा होता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों एनर्जी का जो सम होता है वो क्या लिखते हैं आप? उसको कांस्टेंट कहा जाता है। तो प्रेशर एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों mgh। तीनों का सम क्या होगा? कांस्टेंट होता है। तो अक्सर क्या करते हैं, जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड का मास मेजर ना करके उसका वॉल्यूम को देखा जाता है कि भाई यूनिट एरिया में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है।
तो लिक्विड को अक्सर वॉल्यूम की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि किसी रिवर में कितना पानी बह रहा है उसका मास कैसे निकालें, तो उससे बेहतर है कि हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर लें कि उसमें कितना वॉल्यूम। कोई भी आपके पास में जो नहर होती है, मान लीजिए उसकी डेप्थ हमें मालूम है, उसकी विड्थ हमें मालूम है, और उसकी पता है कि हमें डेप्थ पता है, उसकी विड्थ हमें पता है, और उसकी लेंथ पता है, तो उस केस से हम क्या कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो या फिर वॉल्यूम को भी अगर हम मान लीजिए यहाँ से हटाएं, इसको डेंसिटी की फॉर्म में ही लिख लें, तो कैसे लिखेंगे उसको भी देखिए। यहाँ पर वाटर की हम डेंसिटी निकाल लेंगे, मास की भी जगह आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, आप कोई भी 1 लीटर का कंटेनर लीजिए, उस कंटेनर में पानी भर करके आप उसको वेट कर लीजिए, 1 लीटर कंटेनर में जितना भी वाटर आएगा वही उसकी डेंसिटी होती है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है तो आपके पास में जो भी मास होगा वही डेंसिटी के बराबर होगा। तो डेंसिटी निकालना पानी की बिल्कुल आसान है, क्योंकि मास के कंपेयर में अगर मास निकालेंगे किसी रिवर में कितना मास फ्लो कर रहा है तो वो निकालना थोड़ा बहुत टफ होता है। तो इससे इसको आसान बनाने के लिए हम फॉर्मूले को डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, इधर वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, प्रेशर। यहां पर मास अपन वॉल्यूम को जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, डेंसिटी। और यहां पर क्या होगा, ये मास अपन वॉल्यूम, यहां भी डेंसिटी इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। तो ये बच्चों यहां पर एक इक्वेशन बन जाती है, फॉर्मूला बन जाता है। इसको भी आप क्या बोलते हैं, बर्नौली थ्योरम ही कहा जाता है। इसको और अगर आपको किसी तरीके से लिखना हो तो उसके और भी तरीके आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, रो इंटू जी से डिवाइड कर दे तो ये इधर इतना बनेगा। इसको भी रो जी से डिवाइड करें तो वी स्क्वायर बाई जी बचेगा, इधर एच बचेगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इतने तरीके से इसको लिखा जाता है बच्चों। बर्नौली थ्योरम को कितने तरीके से लिखते हैं, इतने तरीके हैं इसको लिखने के। एक तो यही लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक आप लिख सकते हैं इसमें ये प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का सम कांस्टेंट। एक आप इसमें लिख सकते हैं कि ये पीवी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक लिख सकते हैं पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक ये पी अपॉन रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई जी प्लस एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां पर बच्चों जो है, इसमें अगर पी अपॉन रो जी की बात करने लगे, इसका एक नाम होता है, इसको बोला जाता है यहां पर पी अपॉन रो जी को बोलते हैं प्रेशर हेड। तो कई बार प्रेशर हेड पूछ लेता, बताइए प्रेशर हेड क्या है। प्रेशर हेड किसको बोलेंगे, बी अपॉन रोजी का नाम दूसरा होता है प्रेशर हेड। ऐसे ही इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, इसको इतने को बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और ये एच को बोलते हैं बच्चों यहां पर ग्रेविटेशनल हेड। तो ये बच्चों आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बर्नौली थ्योरम क्या होती है, ये किस तरीके से इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आते हैं। इसका डेरिवेशन भी अगर करना हो तो डेरिवेशन भी बहुत आसान तरीका करने का, कैसे करते हैं, जब ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो देखेंगे कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, तो नेट चेंज इन एनर्जी को निकाल लेंगे। और फिर जब वाटर यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो उसका नेट कितनी प्रेशर एनर्जी चेंज होगी, उनको ये नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन को नेट चेंज इन एनर्जी के बराबर लिखते हैं। तो आपके पास में ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाती है, पीवी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। उससे फिर ये नीचे की इक्वेशन को बनाते हैं। अब हमें मेनली इसमें जो सीखना है, बर्नौली थ्योरम की क्या क्या एप्लीकेशंस है उनको हम सीखेंगे, और उसको सीखने के बाद फिर हम इसके बारे में, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। और फिर इसमें हम सरफेस टेंशन को पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बर्नौली थ्योरम है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। और इसमें कोई भी अगर आपको डाउट हो तो बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।